फिजिक्स की जो लेक्चर सीरीज है उस लेक्चर सीरीज के अंदर जो लेसन नंबर फर्स्ट का जो लास्ट पोर्शन है हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो टॉप मोस्ट है, अच्छी है, कम्पिटिटिव प्रॉब्लम में भी आ रखी है और 11th और 12th की मैकेनिक्स भी इसमें क्या आ रही है, काम में आ रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर सीरीज को और फर्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र जिसका हमारे पास इसका मान दे रखा है का, उसके अंदर एक अल्फा कण जिसका द्रव्यमान दे रखा है और उसका जो चार्ज दे रखा है वो अपने विराम अवस्था से, मतलब विराम अवस्था का मतलब ये हो गया कि इसका प्रारंभिक वेग कितना है, 0 मीटर प्रति सेकंड है। विराम अवस्था से इतनी डिस्टेंस तय करने के बाद उसका अंतिम वेग क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो डिस्टेंस दे रखी है, ये दे रखा है प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि गति की समीकरण उपयोग में आएगी। पहली बात तो उपयोग में आएगी। ठीक है, अब इससे हमें एक चीज निकालनी है। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, कण का त्वरण। तो कण का त्वरण निकालने के लिए हमें पता है एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में कण पर कार्यरत बल जो कह सकते हैं विद्युत बल है। तो विद्युत बल तो हमारे पास होता है वो F बराबर कितना होता है, Q इंटू कितना होता है, E। और ये बल इसको क्या करेगा, त्वरण प्रदान करेगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, गति की द्वितीय समीकरण से F बराबर कितना हो जाएगा, m। अब अगर देखा जाए यहाँ पे हम त्वरण निकालें तो त्वरण कितना आ जाएगा, QE अपॉन में कितना आ जाएगा, m। क्योंकि पार्टिकल का एक्सेलरेशन अल्फा के लिए चार्ज भी कितना आएगा, अल्फा का, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में मास भी किसका आएगा, अल्फा का आएगा। अब हम इसके अंदर एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो क्वांटिटी चाहिए बदल देते हैं। तो ए अल्फा जो आएगा उसमें हमारे पास चार्ज हमारे पास कितना है, 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁵ तो 1.6 इंटू 10⁵ अपॉन में यहाँ पे हमारे पास दे रखा है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 6.4 इंटू 10⁻27 6.4 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको कैसे निकल लेते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो 10 की पावर थी वो ऊपर लेके चलेंगे, ऊपर लेने पर 27 प्लस का 5 ऐड होने पर कितना हो जाएगा, 32 में से हमने क्या कर दिया, 19 घटा दिया। तो 32 में से 19 हमने घटा दिया, तो 19 घटाने पर हमारे पास कितना आएगा, घटाने पर हमारे पास 10 की पावर 13 आ चुकी है। ठीक है, 10 की पावर 13 आ गई। 10 की पावर 13 आने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं तो 16 के टेबल से कर सकता है मेरे हिसाब से 4 बार, और ये इससे कर देगा कितना 8, तो 2.8 बार। तो अल्फा का पार्टिकल कितना देगा 0.8 इंटू 10⁻13 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्लस की पावर है। ये हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया। एक्सीलरेशन आने के बाद हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। तो गति की कौन सी समीकरण लगाए कि हमें फाइनल वेलोसिटी मिल जाए। तो गति की 3 समीकरण होती है। जो फर्स्ट इक्वेशन होती है वो होती है v बराबर u प्लस at। देखो इसमें डिस्टेंस तो नहीं है तो इसका मतलब फर्स्ट समीकरण यूज होने वाली नहीं है। सेकंड समीकरण जो होती है जानते हो, सेकंड समीकरण इक्वेशन जो होती है वो होती है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखो इसमें भी क्या नहीं आएगा हमारे पास फाइनल फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी नहीं आएगी जो हमें चाहिए। तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, मोशन की थर्ड इक्वेशन जो होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन लगाए तो हम क्या करेंगे, गति की तृतीय समीकरण से गति की तृतीय समीकरण क्या आती है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। हमें v स्क्वायर निकालना है। प्रारंभिक वेग क्वेश्चन अनुसार कितना है 0, प्रश्न अनुसार 0, और ये 2 इंटू a कितना है 0.8 इंटू 10⁻13 प्लस s जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दी दे रखी है। मैं इसको एक बार के s मान ले, एक बार के लिए, तो कितना देगा हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे v स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 10, पॉइंट उड़ा दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, और ये कितना आएगा 10 की पावर 11, इसके पावर कट गई तो कितना आ गया 10। तो हमारे पास कितना आ जाएगा v स्क्वायर बराबर 4 मल्टीप्लाई 8 इंटू कितना आएगा 10 की पावर 10
अब हमने क्या कर दिया, स्क्वायर हटाई तो क्या आ गया, अंडर रूट आने पर ये कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2√2 इंटू 10⁵ हमारे पास कितना आ जाएगा, v बराबर 4√2 इंटू 10⁵ कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। ऐसे और भी क्वेश्चंस होंगे आपको। मैकेनिक्स मतलब हमारा जो मेन एम है ये कि हमें जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैकेनिक्स काम में रहने चाहिए, ये चीज है। हालांकि इसके अलावा और भी टिपिकल प्रॉब्लम होती है, वो इतना डीप नहीं पढ़ेंगे, पर हाँ ठीक है, इससे हमारा लेवल थोड़ा अप हो जाएगा। आज का जो सेकंड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो कह रहा है एक कण जिसका द्रव्यमान दे रखा है m, इसका आवेश दे रखा है q, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर वो क्या कर रहा है, e ये दे रखा है, y दूरी तय करता है। मतलब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब y डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो क्वेश्चन में तुम्हें याद करना है वो दे रखा है कि y दूरी तय करने के बाद गतिज ऊर्जा में क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जब काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला पहले हम देख रहे थे, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 1/2 mv²। अगर हमें इस v का वेग, जो अंतिम वेग है वो मालूम हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो कण है उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। और एक चीज और देखिए कि कण जो हमारा है वो विराम अवस्था से चलना प्रारंभ हुआ है 0 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वापस इस m द्रव्यमान के कण पर, m द्रव्यमान के आवेशित कण पर कार्यरत विद्युत बल, एक बार के लिए विद्युत बल, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, Q इंटू ई। Q इंटू ई जो होता है उसको सेकंड लॉ से क्या F बराबर कितना होता है, ma। अब हमने क्या कर दिया, एक्सीलरेशन निकाला, तो एक्सीलरेशन बराबर कितना है, QE अपॉन में कितना आएगा, F। चूंकि क्वेश्चन जो प्रश्न के अनुसार चार्ज उसका Q दे रखा है, मास m दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखा है, तो हमारे पास एक्सीलरेशन जो आएगा वो यही है। अब त्वरण आने के बाद हम क्या लगेंगे, गति की द्वितीय समीकरण, तो ये दे देते हैं गति की तृतीय समीकरण, थर्ड इक्वेशन, तृतीय समीकरण तो हमारे पास होती है v² बराबर u² प्लस 2af। ठीक है, अब इसके अंदर डिस्टेंस दे रखी है, उसकी तय की दूरी y, तो हमारे पास जो त्वरण और जो ये दे रखा है वो मान देते हैं 2। एक्सीलरेशन हमारे पास दे रखा है q इंटू ई, तो q इंटू ई अपॉन में m इंटू डी, जो डिस्टेंस है वो वही दे रखी है, तो हमारे पास ये हमारे पास क्या आ गया, वेग का सूत्र आ गया। वेलोसिटी का फॉर्मूला होने के बाद हम क्या निकालेंगे, कण की गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी कण की वो कितनी होती है, 1/2 mv²। ये हमारे पास इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 का मान रखने पर, तो 2 का मान रखने पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ m, और v का जो मान है v² का वो आएगा 2qE अपॉन में कितना आएगा, m इंटू कितना आएगा, y। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कितनी आ जाएगी, qE और कितना आएगा, y आ जाएगी। ये हमारे पास उस पार्टिकल की आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। तो थर्ड न्यूमेरिकल है वो मैं पहले समझा देता हूं आपको। ये कह रहा है दो समान आवेशित गोले, इसका मतलब दो गोले जीवन में दे रखा है, दो समान आवेशित गोले, मतलब Q1 बराबर Q2 दे रखा है, और इसका चार्ज कितना मैंने मान लिया, बल्कि लिए समान आवेशित इसको क्यों मान लिया, गोले बराबर लंबाई की डोरियों से, इसका मतलब L बराबर है सेम। ठीक है, जब इसे जो द्रव का घनत्व दे रखा है वो रो दे रखा है, रो घनत्व वाला द्रव दे रखा है वो 0.8 इंटू ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, द्रव का घनत्व में लटकाया जाए। इसका मतलब क्या है, सुनना मेरी बात को, सपोज करो हमारे, मैं समझा देता हूँ इसमें पहले। ये हमारे पास दो समान आवेशित गोले, ये Q1, इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, B मान लेता हूँ। इसको मैंने समान आवेशित गोला, मतलब ये कौन थीटा है, ये कौन थीटा, मैं पूरा एंगल जो है वो कितना मान लेता हूँ, 2 थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, और इस क्वेश्चन में जो मान दे रखा है 2 थीटा का वो 30 डिग्री दे रखा है, पर मैं क्वेश्चन में 60 डिग्री लूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, 60 डिग्री लेने पर मेरे थीटा का जो मान होगा ना वो 30 बन जाएगा। अगर मैं 30 लूंगा तो साइन 15 का मान निकालना थोड़ा टिपिकल रहता है। ठीक है, अगर आगे जरूरत पड़ी तो। तब भी अगर ये सिस्टम अभी ये जो है वो क्यू चार्ज है, इसमें क्यू भी चार्ज है, ये जो इसकी डिस्टेंस मैंने मान ली इसकी दी है, और डोरी की लंबाई जो वो कितनी दे रखी है, एल मान लेते हैं, दोनों सेम है। अब अभी ये जो है वो हवा में, अगर मैं इसको पानी में किसी जो घनत्व, जो हमारे पास तरल का घनत्व है वो दे रखा है रो,
ठीक है, उसे रो घनत्व वाले द्रव में डुबाया जाए, तब भी कौन क्या रहता है, वही रहता है। ठीक है, रो घनत्व वाले द्रव में डुबाया जाए तब भी कौन वही रहता है। अभी अगर इसको मैं पूरे सिस्टम को मैं क्या कर दूं, एक कंटेनर में डाल दूं, पानी के कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने डाल दिया, डालने पर तब भी कोण नियत रहता है, नियत रहता है। तो एवं जो गोले का पदार्थ का गोले के पदार्थ का घनत्व दे रखा है, वो दे रखा है हमारे पास, गोले के पदार्थ का घनत्व, गोले के पदार्थ का घनत्व जो है उसे हम सिग्मा मानते हैं। सिग्मा तो दे रखा है वो 1.6 ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। और क्वेश्चन में टू फाइंड आउट हमें ज्ञात करना है, टू फाइंड आउट में ज्ञात करना है जो तरल का परावैद्युतांक निकालना है, तरल का परावैद्युतांक, तरल के दो या सॉरी द्रव के दो, द्रव का परावैद्युतांक ज्ञात करना है। परावैद्युतांक जो एप्सिलॉन आर जो होता है वो मैं फाइंड आउट कर दी। देखो सबसे पहले वही चीजें हमें घटकों में डिवाइड करना पड़ेगा, हमें एमजी निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो अब जो भार बल है ना वो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी द्रव को पानी में डुबाते हैं तो उसके तो उत्प्लावक बल लगता है, उत्प्लावक बल के कारण उसमें आभासी भार का महसूस होता है। तो हमें इसको द्रव में डुबाने पर जो आभासी भार है उसमें एम जी की जगह एम जी डैश आता है, तो वो सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले जो भार बल जो था वो नीचे क्यों लगता है, समान आवेशित है तो विद्युत कूलम्बिक बल जो है वो बाहर के लगेगा, क्योंकि समान आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल होगा तो प्रतिकर्षण के कारण इधर जाएंगे। और दूरी में जो तनाव बल है वो इस तरफ लगेगा, तो तनाव का घटकों में डिवाइड करें तो ये एंगल कितना बन जाएगा, थीटा। तनाव का ये घटक कौन सा होगा, टी कॉस थीटा। तनाव का ये घटक कौन सा होगा, टी साइन थीटा। तो संतुलन की स्थिति में मतलब कोण अभी भी नियत रह रहा है, तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा, संतुलन की स्थिति में हमारे पास तो होगा वो टी कॉस थीटा जो होगा वो तो कितना होगा एम जी के बराबर, और टी साइन थीटा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कूलम्बिक बल। और कूलम्बिक बल कितना है, एफ माने एफ, ये मैंने मान लिया। अब दोनों को डिवाइड करें तो इक्वेशन इसको दे दी मैंने कितनी, फर्स्ट, इसको दे दी इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट करने पर कितना आएगा, टेन थीटा, क्योंकि बेटा टी से टी कट जाएगा, और साइन थीटा बेटा कॉस थीटा, इधर कितना आ जाएगा एफ कूलम्बिक बल अपॉन में कितना आ जाएगा एम जी। अब सुनना प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आई है वो दो जगह लगानी है, पहले हवा के अंदर, दूसरा पानी के अंदर। ठीक है, तो जब वो हवा में था वायु के लिए तो वायु के लिए जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें टेन थीटा एंगल था, और जो हमारे पास बल है उसको मैं एफ नॉट मानूंगा। ठीक है, और भार बल जो है वो कितना होगा एम जी, इसको हम डब्ल्यू भी कर सकते हैं, एफ नॉट अपॉन में डब्ल्यू। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 4। अब द्रव में डुबाने पर थीटा कांस्टेंट था, थीटा क्या था, कांस्टेंट। अगर थीटा कांस्टेंट है इसका मतलब कितना आएगा, अब भी टेन थीटा आएगा, बट द्रव के अंदर मीडियम में फोर्स लगेगा अपॉन में कितना होगा एम जी डैश। यहाँ जी डैश जो है वो है, अगर उसको देखें तो हमारे पास एम अपॉन में कितना आ जाएगा डब्ल्यू डैश। डब्ल्यू डैश जो है वो एम जी डैश, और इसे बोलते हैं आभासी भार। आभासी भार निकालने का सूत्र जो होता है वास्तविक भार के पदों में, तो वो होता है एम जी ब्रैकेट में 1 माइनस रो अपॉन में सिग्मा। ये मैंने क्लास 11th में जब आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाया था, तो आभासी भार निकालने का सूत्र जो होता है जो वास्तविक भार के पदों में वो हमारे पास ये होता है। इसको मैं डब्ल्यू बराबर लिख सकता हूँ, डब्ल्यू 1 माइनस रो अपॉन में कितना आएगा सिग्मा। अब हम क्या करेंगे, इस डब्ल्यू डैश की जगह डब्ल्यू का मान रखेंगे ताकि इन दोनों को डिवाइड करके हम कुछ रिलेशन निकाल सके। एक बात कह देता हूँ बेटा, जो हमारे पास मीडियम का जो फोर्स होता है, इसको देखो एक और हमने एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। मीडियम का जो फोर्स होता है, एफ मीडियम का, जो कूलम्बिक फोर्स निर्वात में और मीडियम के परावैद्युतांक के अनुपात के क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमने जब कूलम्ब के नियम पढ़ा था तो उस दौरान हमने इस चीज के बारे में अध्ययन कर लिया। अब ये जो मान है वो मैं यहाँ रख देता हूँ, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एफ नॉट अपॉन में एप्सिलॉन आर अपॉन में डब्ल्यू डैश जो है वो आर्किमिडीज से कितना आ जाएगा डब्ल्यू इंटू कितना आ जाएगा 1 माइनस रो अपॉन में सिग्मा।
ठीक है। अब देखो जो टेन थीटा है वो कितना आएगा, दो कम बन गई, तो एफ नॉट अपॉन में डब्ल्यू, और एक जो बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में एप्सिलॉन आर, और ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन में सिग्मा माइनस रू। कैसे बना इनके के लिए सुन लेना, इसको लघुत्तम लिया तो सिग्मा माइनस रू बटे में सिग्मा जो था ऊपर चला गया, और 1 अपॉन डिवाइड में एप्सिलॉन आर था वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब एफ अपॉन में एफ नॉट अपॉन मीडियम जो है वो समीकरण 4 से कितना हो जाएगा, इक्वेशन 4 से, वो हमारा टेन थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर कितना आएगा, टेन थीटा, और ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन आर। एक बार के लिए हम इसको यही ऐसे रख देते हैं इनके लिए, ताकि कोई कैंसिल होने की संभावना हो सकती है इसमें। ये हमारे पास सिग्मा को हटा देते हैं। अब टेन थीटा से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन आर जो है वो आ जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस रो अपॉन में सिग्मा, और यहाँ पे अब मान रखे हैं इसके अंदर, तो 1 माइनस में रो का मान जो दे रखा है वो 0.8 दे रखा है, तो हमारे पास 0.8, और जो पदार्थ का घनत्व दे रखा है, जो गैन का घनत्व है वो 1.6 दे रखा है, 1.6। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन आर जो है, एप्सिलॉन आर जो है वो कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाई हाफ, मतलब 0.5 गुणा 0, तो एप्सिलॉन आर जो होगा पदार्थ का परिवर्तन कितना हो जाएगा, 2। ये हमारा आंसर। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो हमारे पास क्या है कि 4 माइक्रो कूलम के अनंत आवेश से, मतलब ए बी सी डी इनफाइनाइट चल रहा है, उनको मूल बिंदु से क्रमश है, मूल बिंदु से कहाँ रख रहे हैं क्रमश है, 1 मीटर पर, ये तो 4 माइक्रो क्यू है 1 मीटर पर, फिर 2 मीटर पर, फिर 4 मीटर पर, फिर 8 मीटर पर, ऐसे रखे हुए। ठीक है। इन आवेशों के कारण हमें इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पर स्थित आवेश, मूल बिंदु पर स्थित आवेश 1 माइक्रो कूलम पर, 1 कूलम दे रखा है इसका, 1 कूलम पर विद्युत बल ज्ञात करो। अपने को क्या निकालना है, विद्युत बल ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रिक फोर्स हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है टू फाइंड आउट। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो विद्युत बल निकालना, तो हमें क्या करते हैं कि हम पहले एक एक्स निर्देशांक बना लेते हैं, मतलब एक्स एक्सिस बना लिया। इस एक्स एक्सिस पर ये हमारा ओरिजिन है, इस ओरिजिन पर तो चार्ज रखा है 1 माइक्रो कूलम, 1 कूलम, उस पर हमने क्या लिख दिया, क्यू नॉट। अब ये क्यू ए है, उसके बाद ये क्यू बी है, उसके बाद ये क्यू सी है, और उसके बाद क्यू डी आएगा। ठीक है। ये जो चार्ज है वो कहाँ रखेंगे, 1 पर, 2 पर और 4 पे, उसके बाद जो आएगा 8 पर रखा हुआ है। तो दोनों सेम चार्ज है, क्योंकि ये भी एक कूलम है, पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव चार्ज ही है, तो सारों के कारण बल लगेगा वो इस तरफ ही लगेगा, इसके कारण भी, इसके कारण भी, इसके कारण। चूंकि दिशा ये कौन सी है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्स की दिशा में जो एकांक सदिश होता है वो होता है आई कैप। तो हमारा एक्स एक्स का क्या है, अपोजिट, तो जो बल की दिशा होगी सभी के कारण वो किस तरफ होगी, माइनस आई कैप की ओर होगी। अब इसी प्रकार क्यू ए के कारण निकाल लेते, क्यू बी के कारण निकाल लेते। क्यू ए आवेश के कारण बल, वो बल होगा एफ ए, मान लेते एफ ए वेक्टर के बदल लिखे तो कितना आएगा, के क्यू नोट क्यू ए। और एक बात कह देता हूँ कि क्यू सारे बराबर है, तो नेक्स्ट को मैं लेके क्यू मान लिया, तो मैं आगे क्यू ही मानूंगा इसको। ठीक है। क्यू अपॉन में कितना इसके बीच की डिस्टेंस, वो है 1 का स्क्वायर माइनस आई के। ये हमारे पास इक्वेशन। अब हमारे पास है क्यू बी के कारण, क्यू बी आवेश के कारण बल। जो क्यू बी आवेश के कारण बल है वो क्यू बी इज इक्वल टू कितना आएगा, के क्यू नॉट क्यू बी आएगा। क्यू बी किसके बराबर था हमारे पास, क्यू के, अपॉन में कितना आएगा 2 का स्क्वायर माइनस आई के, इसकी दिशा हो जाएगी। इसी प्रकार मैं यहाँ पे सी के कारण निकाल लेता हूँ, तो क्यू सी आवेश के कारण बल। तो क्यू सी आवेश के कारण जो बल है उसको मैं एफ सी लिखता हूँ। एफ सी कितना है, के क्यू नॉट
अपॉन में कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस आई केप। ये हमारे पास कितना आएगी इक्वेशन, इसको दे देते हैं 2 और ये 3। ये हमारे पास क्यूसी कितना लगने वाला बल निकाल दी। अब नेट फोर्स होगा कुल बल क्यू नॉट आवेश पर कार्यरत कुल बल वो होगा एफ नेट मान लेते हैं। एफ नेट किससे निकालेंगे? अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण के सिद्धांत से क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बल है वो एक आवेश के कारण नहीं लग रहा, 2 या 2 से अधिक के कारण लग रहा है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अध्यारोपण का जो सिद्धांत होता है वो उस स्थिति में लागू होता है जिस स्थिति में एक आवेश जो हो, जिस स्थिति में जो पार्टिकल है चाहे वो कुछ भी हो, वो वेक्टर चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए पहली चीज। जिस स्थिति में वो पार्टिकल जो होना चाहिए या आवेश जो होना चाहिए वो 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, 2 से अधिक। ठीक है, पहली चीज। तो दूसरी चीज ये होती है कि यहाँ पे जब दूसरा चार्ज फोर्स लगाते हैं ना तो पहले उस चार्ज में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता। कैसे? मेरी बात सुनो कि एक आवेश के कारण लगने वाला जो बल है ना वो उस दूसरे आवेश के कारण लगने वाले बल को डिफेक्ट नहीं करेगा। तभी इस स्थिति में अध्यारोपण का सिद्धांत लगा सकते हैं। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी पहले से दूसरे को डिस्टर्ब करती है तो वहां में अध्यारोपण का सिद्धांत नहीं लगा सकते। इसका मतलब जो क्यू ए क्यू नॉट फोर्स लगाएगा ना तो इसके बीच में जो बल है ना उस बल को क्यू बी डिस्टर्ब नहीं करेगा और ना ही क्यू सी डिस्टर्ब करेगा, ना ही क्यू डी। ऐसे करके इनफाइनाइट जो है वो कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। क्यू बी जब क्यू नॉट में फोर्स लगाएगा तो क्यू ए का कोई लेना देना नहीं होगा, वो इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तभी हमने क्या लगा सकते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत लगा सकते हैं। तो एफ नेट जो होगा वो एफ नेट जो होगा हमने क्या होगा एफ ए वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर प्लस डैश 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 होगा। अब हमें परिमाण लेना है तो परिमाण जो होगा एफ नेट का वो परिमाण जो होगा हमारे पास कितना हो जाएगा? देखो परिमाण में हमने के क्यू नॉट कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर। अगर अगले वाला पार्टिकल लेते हम तो कितना होता है 8 का स्क्वायर डैश डैश डैश। हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस आई के कॉमन ले लेंगे और उसके कारण से हम सॉल्व करेंगे तो मोड भी हट जाएगा। हमने मोड ले लिया। अब ये तो एक श्रेणी बन रही है, हमें इसको अनंत पदों तक जोड़ना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो श्रेणी है यह है जो हमारे पास ये जो श्रेणी बन रही है हमारे पास ये क्या है? एक गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्या होती है श्रेणी? ए आर स्क्वायर और इसी प्रकार क्या होता है ए आर की क्यूब डैश डैश डैश। ये जो है वो गुणोत्तर श्रेणी का योग है। सुन रही बात को? और मैंने यहाँ पे केवल गुणोत्तर श्रेणी लिखी। इसका योग क्या पदों में लिखना चाहूं मैं तो यहाँ पे प्लस, इसके बीच में प्लस लिख सकते हैं, इसके बीच में प्लस लिख सकते हैं। यहाँ ए जो है वो क्या है? प्रथम पद। तो हमारे पास जो ए है वो टर्म ये ए प्रथम पद कितना है? और जो आर है, आर जो है वो बोलते हैं सार्वनुपात। आर जो है वो क्या है? सार्वंतर, सार्वानुपात। अब ये सार्वानुपात कैसे निकालते हैं? इसे आर निकालने के लिए क्या होता है? दूसरा पद बटे में क्या आता है? पहला पद। इसके अलावा तीसरा पद बटे में दूसरा पद, चौथा पद बटे में तीसरा पद, ऐसे लेना पड़ता है। तो सेकंड टर्म हमारे पास कितना है? ए आर बटे में कितना होगा? ए से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आर निकल जाएगा। इसी प्रकार इस सूत्र से हम जब आर निकालेंगे तो दूसरा पद हमारे पास है 1/4 बटे में पहला पद कितना है? 1। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/4। ठीक है, तो अब हमारे पास आर का मान आ गया, ए का मान आ गया। तो एन पदों तक देखो, यहाँ पे सुनना मेरी बात को। यहाँ पे जो आर है वो क्या है? 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा होता है तो एन पदों का योग देखा जाए। एन पदों का योग किसका? गुणोत्तर श्रेणी का। वो होता है एस एन बराबर जो होता है हमारे पास वो होता है ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। पर एन आर छोटा होने पर ये जो टर्म है हम उसको क्या मान सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। अगर इसको मैं नगण्य मान लूं तो जो एस एन एन पदों का योग आएगा वो मैं यहां लिखता हूं। एस एन बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास?
ए बटे में 1 माइनस आर। अब ये सूत्र जो है n पदों वाला, उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर, इसको दे दिया कितनी 4, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 5 से गुणोत्तर श्रेणी का योग ज्ञात करने पर तो योग ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा एडिशन, Sn बराबर पहला पद बटे में 1 माइनस ये 1/4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4/3 इसको आ जाएगा सोल्व करने पर हमारे पास। अब ये जो योग आया है n पदों तक का, मतलब इसका सॉल्यूशन आया है जो हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी थी। तो अब ये जो मान है, इक्वेशन दे दी मैंने, कितना इसको इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 का जो मान है मैं इक्वेशन 4 के अंदर रखने वाला हूं। इक्वेशन 5 का मान इक्वेशन 4 के अंदर रख देंगे। तो इक्वेशन 5 का मान इक्वेशन 4 में रखने पर, तो 4 में रखने पर एफ नेट कितना आ जाएगा, एफ नेट आ जाएगा हमारे पास के क्यू नॉट क्यू, और ये आ जाएगा हमारे पास 4/3। तो 4/3 आ जाएगा। तो अब इसके अंदर मान रख दो, तो पहले क्यू का मान रखे, के का मान तो 10 × 9 की पावर, क्यू नॉट का मान जो है 1 कूलम है, इसका मान जो है वो 4 माइक्रो कूलम, 4 × 10 की पावर -6। सोल्व करते हैं, एफ नेट का जो मान आएगा उसको इसे काट दिया हमने, कितना आएगा 3। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 3 से मल्टीप्लाई करने हमारे पास कितना आ जाएगा 48 इंटू ये 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर 6 माइनस का 10 की पावर 3 न्यूटन, ये हमारे पास नेट फोर्स आएगा। लास्ट न्यूमेरिकल है, उस लास्ट न्यूमेरिकल के अंदर मैं आपको तरीका बता दूंगा सोल्व करने का। इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना, ठीक है। शुरू करते हैं। तेल की बूंद के प्रयोग पर 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 12 नेगेटिव होता है, तो हमारे पास जो चार्ज इस बूंद पे वो ऋण आवेश है। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर बनी हुई, देखो तेल की मूलिकन तेल बिंदु प्रयोग में जो तेल की जो बूंद होती है वो ऊपर से नीचे गिर जाती है, इसका मतलब वो अपने वेट के कारण क्या कर रही है, नीचे गिर रही है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर उसको रोकना है। तो तेल की बूंद पर अगर ऋणावेश है तो ऋणावेश को रोकने के लिए हमें नीचे भी क्या लगाना पड़ेगा, ऋणावेश करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। ऊपर क्या होगा धनावेश, ये हमारे पास क्या हो गया धनावेश। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है वो पॉजिटिव से किस तरफ जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, ये लो। और इसके ऊपर जो भार बल है वो किस तरफ कार्यरत है, mg, नीचे की ओर कार्यरत है। तो आपके अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के कारण, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के कारण इस जो 12 इलेक्ट्रॉन वाली तेल की बूंद है, तेल की बूंद पर जो आवेश के कारण जो बल लगेगा वो बल विद्युत बल होगा, वो इधर लगेगा F बराबर QE। नेगेटिव चार्ज के कारण ऊपर लग रहा है, पॉजिटिव जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगता है, नेगेटिव के कारण ऊपर लग रहा है। संतुलन की स्थिति देखा जाए, संतुलन की स्थिति में क्या होता है कि जो QE इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेट फोर्स को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अभी ये बूंद रुकी, आगे चलते क्वेश्चन में। तेल की बूंद का घनत्व इतना दे रखा है, तो हमें तेल की बूंद की त्रिज्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब बूंद का घनत्व और त्रिज्या, तो हमें इसके द्रव्यमान के फैक्टर को हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मास नहीं दे रखा। तो हम जानते हैं जो द्रव्यमान होता है बटे में आयतन, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, द्रव्यमान बटे में आयतन को घनत्व रो से लिख सकता हूँ, m अपॉन में v जो होता है वो कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इस द्रव्यमान को घनत्व के पद में लिख देंगे, तो 4/3 पाई रो r की क्यूब। अब ये जो m का मान आया है, उस m के मान को हमें क्या करना पड़ेगा, यहां रखना पड़ेगा। इक्वेशन 2 का मान, इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 3 में, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन 3 में रखने पर हमारे पास कितना आएगा, QE बराबर m का जो मान है वो 4/3 पाई रो r की क्यूब और कितना आएगा g। अब हमें तो r का मान निकालना, तो r की क्यूब कितना देगा, QE बटे में जो 4 × 3 मल्टीप्लाई में चला देगा, 4 डिवाइड में आएगा तो 4 पाई रो और कितना आएगा g। जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो कितना है
Q बराबर NE के इक्वल, तो हमारे पास जो चार्ज है उसको भी NE के इक्वल लिख देते हैं, तो हमारे पास 3NE कैपिटल E अपॉन में 4 पाई रो G। ये इसके बाद हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, घनमूल घनमूल लेने पर, तो घनमूल लेने पर हमारे पास आंसर कितना आएगा, वो आएगा 3NE अपॉन में कितना आएगा 4 पाई रो G का। इसके अंदर आप सबको मान रखना है, इसको इनका N आपको पता है 12 दे रखा है, और E है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और ये जो E का दे रखा इलेक्ट्रिक फील्ड वो ये रहा, जो घनत्व है वो हमारे पास ये रहा, और G का जो मान है वो पता है आपको 10 होता है। रख करके इसका घनमूल लेना, इसका जो आंसर है वो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज। अब इसके बाद जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि वेक्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे वेक्टर से रिलेटेड का सारा बताओ, वेक्टर के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स। तो देखो कूलॉम के नियम और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड वेक्टर की बहुत सारी प्रॉब्लम है, उस बहुत सारी प्रॉब्लम का शॉर्ट एंड स्वीट तरीका बताता हूँ। ठीक है, सपोज करते हैं हमने क्या बनाया, एक सिस्टम बनाया कि जिसमें ए भुजा वाला वर्ग क्या था, वर्ग था। ए भुजा वाले इस वर्ग के कोनों पर हमने क्या रख दिया, चार्ज रखा। मैं अपनी इच्छा से रखता हूं यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू रख देता हूं, यहाँ पे माइनस का 2Q, और यहाँ पे क्या रख दिया 2Q। ये मैंने मान लिया A B C D। मैं इसको पूरा सोल्व नहीं करूंगा कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किस तरफ है, अपने को वो लिखूंगा कि केंद्र जो हमारे पास O है, ये क्वेश्चन कह रहा है केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए, दिशा ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो भी आए आपके एक्सवाइजेड, पहले आपको उसको नॉर्मल दे देना, A B C D या 1 2 3 4 दे दो। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा निकालो एक एक चार्ज के साथ। तो Q के कारण जो प्लस A Q वो इधर जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव की दिशा जो होती है उससे बाहर निकल के एकदम को तिरछी दिशा बाहर की ओर, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ये। EB के कारण जो दिशा है वो भी बाहर की ओर होगी, क्योंकि ये B क्या है, वो B पर जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, तो ये भी हमारे पास कितना आएगा EB बाहर की ओर। इसी भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या होगा, तिरछी दिशा बाहर की ओर, मतलब वो सेंटर की हो जाएगी। ये हमारे पास क्या आ गया EC। और ED जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के कारण जो दिशा होती है वो किस तरफ जाती है, नेगेटिव चार्ज की ओर जाती है, मतलब तिरछी दिशा में अंदर की ओर जाती है। तो देखो अब बात करते हैं, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, डिस्टेंस भी इसकी सेम है। अगर बात करें मैं डायग्राम में, तो AO जो है वो किसके बराबर है, BO के बराबर है, वो CO के बराबर है, वो किसके बराबर है, DO के बराबर। इसका मतलब डिस्टेंस सेम है ये वाली, और चार्ज भी सेम है। इसका मतलब जो है वो इसी जो है वो इसी जो है, और EA का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का योग है, EC वेक्टर प्लस EA वेक्टर, उसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वो एक दूसरे के विपरीत है और परिमाण में क्या है समान। अब रही बात किसकी, B और D के कारण, तो B और D के कारण दिशा जो है वो इस तरफ है, B की दिशा भी इस तरफ है और D की दिशा भी क्या है इस तरफ। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर की फॉर्म में लिखे, वो किसके कारण होगा, एक तो EB के कारण होगा प्लस ED के कारण होगा। तो वेक्टर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व करने का शॉर्ट एंड स्वीट तरीका यही है। सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करो, उसके बाद चार्ज का मैग्नीट्यूड कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव वो देखो, उसके बाद देखो कि दिशा किस तरफ होगी, पॉजिटिव है तो बाहर की ओर होगी और नेगेटिव है तो अंदर की ओर होगी। ठीक है, ऐसी दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके या फिर जो आपके पास जो आते हैं PDF के नोट्स उससे भी मिल जाएगी आपको, तो वहां पे देखो और सॉल्व करो। और जितने भी आंसर जो आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसके आंसर तुरंत भेजो। अगर आपको नहीं होता तो उस क्वेश्चन को लिख के भेजो, सर हमें तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, उस प्रॉब्लम